तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जी एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जानकारी के बेस पर अगर आप स्टडी के एजुकेशन क्षेत्र से अगर दूर भी हैं आप, तो आपको ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक हैं और अलग अलग राज्यों के आप नागरिक हैं। तो उसके बारे में जो आपका जो धन है, आपका जो दिया गया टैक्स है राज्य सरकार को और भारत सरकार को, तो उसके बारे में आप जानिए कि इसका जांच कौन करता है, आपके पैसा का, आपके धन का, माने जनता का धन का जो संरक्षण किस तरह से होता है भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। तो इसकी जानकारी को आप प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस टॉपिक से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि इसको हम कैग बोलते हैं, तो कैग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकलने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि किस तरह से कार्य करता है कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका क्या रोल है, इस पद का निर्माण क्यों किया गया और भारतीय संविधान में इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, और इसका कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे, और इसको वेतन जो दिया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और कैग किस तरह से जनता के धन का संरक्षण करता है उसके बारे में हम जानेंगे कैग के बारे में, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसको कैग का फुल फॉर्म हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि कैग क्या होता है। तो कैग के बारे में जानते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो ये जो होता है कैग जो होता है कि जनता के धन का संरक्षक होता है। तो जनता का जो धन होता है उसका संरक्षण कौन होता है, संरक्षक कौन होता है, तो कैग होता है। तो जनता का धन कहाँ रहता है, राज्य सरकार के अंतर्गत कहाँ रहता है, और केंद्र सरकार के अंतर्गत जनता का धन कहाँ रहता है। तो जनता का जो धन रहता है और राज्य सरकार के संचित निधि में और केंद्र सरकार के संचित निधि में रहता है। और कौन कौन से क्षेत्र का जो टैक्स बांटा गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत ये सभी टैक्स वसूले जाएंगे और केंद्र सरकार के अंतर्गत ये सभी टैक्स वसूले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे टैक्स जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो टैक्स है जो कि जनता से लिया जाता है, जनता के हर एक वर्गों से लिया जाता है, तो राज्य सरकार जो कि अपने संचित निधि में जमा करता है अपने क्षेत्र के टैक्स को, और केंद्र सरकार अपने संचित निधि में जमा करता है केंद्र स्तर पर जो टैक्स की प्रक्रिया होता है उस टैक्स को। तो उस ऐसे टैक्स को जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो संग्रहित करते हैं अपने संचित निधि में, तो जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा, उसी पैसा का जो कि देश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए, उस पैसा का अच्छे ढंग से सही तरीके से सरकार जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसी का जांच के लिए जो कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका जिक्र किया गया है, यानी कैग के बारे में। तो दोस्तों, कैग जो है जो कि भारत का जो कि जनता का जो धन है वो जो सरकार जो खर्च करता है किसी भी क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र जो कि सरकार की सरकारी संस्था होती है उसमें जनता के हित के लिए और देश के विकास के लिए सरकार जो कदम उठाती है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, तो उस पैसे का वो सही ढंग से इस्तेमाल किया है कि नहीं, कि घोटाला कर दिया उस पैसे का और जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो पाया है। तो इस तरह से वो पूरी डाटा को जो कि वार्षिक डाटा को कैलकुलेट करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया है, या तो घोटाला तो नहीं किया है, उस पैसा का सही ढंग से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, इसी का जांच करता है जो कि कैग करता है, यानी CAG कैग। इसको हम बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, कैग का यही सबसे बड़ा कार्य है जो कि जनता के धन का संरक्षण करना, और इसका कार्य ये भी है कि सरकारी जो बड़े बड़े सरकारी जो कंपनियां हैं उसके वित्तीय प्रणाली को भी जांच करना, ये सभी इसका कार्य है कैग का। तो चलिए दोस्तों, कैग का संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है उसके बारे में आप जानते हैं विस्तार से, जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल पे और पूरा वीडियो देख कर जाएं, क्योंकि इस वीडियो से सभी एग्जामों के लिए, सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो इससे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए बोर्ड पे और मेरी बातों को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कैग के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। तो कैग के संबंध में क्या संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, एक पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। तो दोस्तों, अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि CAG की नियुक्ति, यानी कैग की नियुक्ति से संबंधित जो कि अनुच्छेद 48 में दिया गया है कि कैग का नियुक्ति किस प्रकार से होगा, और शपथ और सेवा की शर्तें। तो कैग की नियुक्ति और शपथ और सेवा की शर्तें इसमें वर्णित है अनुच्छेद 148 में। दोस्तों, कैग की नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे, और शपथ
किसके समक्ष इसका होता है उसके बारे में जानेंगे। और सेवा की शर्तें, तो सेवा की शर्तें जो होता है माने कि कैग का जो संविधान में प्रावधान है कि आप निष्पक्ष तरीके से किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है, किसी सरकार का आपको सपोर्ट नहीं करना है, आप निष्पक्ष रूप से देश के लिए अच्छे कार्यों को जो कि वित्त संबंधी जो भी डाटा होंगे और जो भी क्षेत्र में सरकार इन्वेस्ट करेगा उसका आपका लेखा जोखा तैयार करना, यानी हिसाब तैयार करके राष्ट्रपति को देना और राष्ट्रपति जो कि उसको अपने संसद में जो कि प्रस्तुत करेंगे, उसको संसद में उसको हिसाब को प्रस्तुत करेंगे कि आप देखिए जो कैग ने रिपोर्ट जारी किया है वो क्या है, उसके बारे में अच्छी तरह से संसद को देना पड़ेगा ना, कि सभी पार्टी को वहाँ पे जो कि सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, तो सभी के एक तरह से विश्वास के लिए दिया जाएगा उसको जो रिपोर्ट जो कि कैग तैयार करके देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो कि देता है संसद में, तो संसद जो कि उसको अच्छी तरह से जांच करेगा। संसद में एक लोक लेखा समिति होता है जिसमें विपक्ष के अध्यक्ष होते हैं, तो उसके बारे में आगे समझेंगे। तो इस तरह से जैसे कि जो कि कैग का जो सेवा की शर्तें तो निष्पक्ष रूप से होता है, और निष्पक्ष रूप से कैग को अपना सेवा देना है क्योंकि किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है, और निष्पक्ष रूप से एक तरह से इसका सेवा का शर्त दिया जाता है शपथ लेने के समय इसको। तो कैग का सबसे बड़ा योगदान है जो कि हमारे देश में जितने वित्तीय धन का खर्च होता है, जितने भी वित्तीय तौर रुपया पैसा का जो भी इस्तेमाल होता है विभिन्न क्षेत्रों में, सरकारी समितियों संस्थाओं में, तो उसका जो कि लेखा जोखा हिसाब तैयार करके रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को कैग, और राष्ट्रपति जो कि संसद में पेश करते हैं उसको। और अगर राज्य सरकार के अगर संचित निधि से जो भी धन खर्च होते हैं केंद्र सरकार को देता है, केंद्र सरकार में देता है, केंद्र स्तर पर देता है कैग जो कि राष्ट्रपति को देता है, और राज्य स्तर पर जो कि कैग जो है वो राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल अपने राज्य के विधानमंडल में वो सभी जो कि रिपोर्ट होते हैं, डाटा होते हैं, हिसाब होते हैं, उसको पेश करता है राज्यपाल अपने विधानमंडल में। तो इस तरह से कैग जो है उसका नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें जो अनुच्छेद 148 में दिया गया है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अब आगे जानते हैं कि अनुच्छेद 149 में कहा गया है कि कैग की कर्तव्य और शक्ति। तो कैग का क्या कर्तव्य है और उसका शक्ति क्या है, उसको क्या पावर दिया गया है, उसका कार्य क्या है कैग का, उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। कैग का जो कार्य तो हम बता ही दिए आपको पहले कि कैग का कार्य क्या है, तो इसमें अनुच्छेद में दिया गया है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का चर्चा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 149 में है। और पूछेगा कि भारतीय संविधान के 148 में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें वर्णित है इसमें अनुच्छेद 148 में। दोस्तों अब आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 150 और में कहा गया है, अनुच्छेद 150 में कि संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। तो संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप का मतलब क्या हुआ कि संघ यानी कि केंद्र स्तर पर, और राज्यों के लेखा यानी संघ और राज्यों के लेखा का हिसाब जो कि ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जिसमें जो कि राष्ट्रपति जो कि कैग के परामर्श पर, कैग के सलाह पर जो कि एक तरह से उचित करेंगे कि इसको कहाँ रखना है, जो भी संघ और राज्य के जो वित्त का जो हिसाब होगा, लेखा जोखा होगा, उसको किस प्रारूप में रखा जाएगा वो कैग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। समझे 150 में लिखा गया है, अनुच्छेद 150 में। और आगे देखिए अनुच्छेद 151 में इसका मतलब हुआ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। तो अनुच्छेद 151 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का मतलब हुआ कि, तो आपको हम बताए हैं पहले कि कैग जो है जो कि सभी सरकारी विभागों का जो कि सरकार किस तरह से खर्च किया है, कितना खर्च किया है, घोटाला तो नहीं किया है, तो उसका रिपोर्ट कितने तरीका से खर्च हुआ है और अच्छे कामों में और जो ही विधि के समक्ष खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो कि जनता के हित में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसका जो रिपोर्ट तैयार करके कैग राष्ट्रपति के पास देता है। तो राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है कैग अपने रिपोर्टों को। इसका मतलब हुआ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मान्य होता है एक तरह से कि उसका अच्छा तरीका से जांच पड़ताल करना। तो कैग देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति देता है संसद के दोनों सदनों में, जिसमें रोज राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। तो संसद में पेश करता है राष्ट्रपति, कैग देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति देते हैं संसद में। तो संसद में एक होता है कि संसद में पूरी तरह से जांच होती है, और संसद में एक होता है जो कि लोक लेखा समिति होता है। हम आगे समझेंगे। संसद में एक, यहाँ पे पहले समझिए, नीचे आइए, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद पहले अंतर्गत हम समझेंगे कि कैग को लोक लेखा समिति का आंख व नाक कहा जाता है। कैग
कैग को लोक लेखा समिति का आंख व नाक क्यों कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो लोक लेखा समिति जो संसद में जो पेश करते हैं राष्ट्रपति, कैग जो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं, तो संसद में एक समिति होता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में जो कि विपक्ष का अध्यक्ष होता है, इसमें विपक्ष के लोग बैठते हैं। तो ये जो लोक लेखा समिति जो है एक तरह से बेहतरीन साबित होता है हमारे सरकार के लिए। इसका निर्माण बहुत ही सोच समझ कर किया गया लोक लेखा समिति का, जो कि बहुत ही कारगर है, जरूरी भी है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन हुआ, तो कैग जो रिपोर्ट जारी किया वो तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में गया, और संसद में इसका जांच जो हुआ, तो मान लीजिए कभी कभी होता है कि एक तरह से हो भी सकता है, नहीं भी होता है। ऐसा होना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं हो, लेकिन एक तरह से संसद में जो प्रावधान बनाया गया इस समिति का, जिसमें कहा गया कि मान लीजिए कभी मिली भगत कर ले कैग या जो वर्तमान में जिस पार्टी का सरकार है, और कैग या उस पार्टी का सरकार अगर मिली भगत करके दोनों देश को घोटाला की तरफ ले जाए और देश का शोषण करे और जनता का शोषण करे, तो इसके लिए लोक लेखा समिति का निर्माण किया गया, जिसमें विपक्ष का लोग रहेंगे, विपक्ष का अध्यक्ष रहेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी है और उसका जो कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी मान लीजिए एक बात बोलते हैं, जैसे कि बीजेपी और कैग मिलकर देश का शोषण कर ले और गलत तरीके से पैसा करके खर्च करके घोटाला कर सकते हैं। तो उसी को जांच के लिए संसद में जब पेश करते हैं राष्ट्रपति कैग के द्वारा दिया गया रिपोर्ट को, तो लोक लेखा समिति उस पर जांच करता है कैग के रिपोर्टों को कि किस तरह से खर्च किया गया है। तो इस तरह से कैग भी इसमें एक तरह से जनता को इस लोक लेखा समिति से जनता में एक तरह से और संसद के अदर मेंबर में जो कि एक तरह से विश्वास उत्पन्न होता है कि लोक लेखा समिति है ना, अगर गलत करेगा सरकार और कैग मिलकर तो लोक लेखा समिति इसका उजागर करेगा, क्योंकि ये विपक्ष का इसमें अध्यक्ष होते हैं और नेता होते हैं, सदस्य होते हैं विपक्ष का लोक लेखा समिति में। तो इस तरह से लोक लेखा समिति का निर्माण किया गया। तो इसीलिए लोक लेखा समिति को, इसे कैग को बोला जाता है कि लोक लेखा समिति का आंख व कान होता है। यानी लोक लेखा समिति जो कि एक लोक लेखा समिति का आंख कान होता है कैग, क्योंकि ये सभी जो कि कैग के द्वारा ही रिपोर्ट जारी होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जो कि संसद में पेश करते हैं। तो जो मूल रूप से कैग ही सभी रिपोर्ट को जारी करता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत के। और यहाँ पे अगर विधानमंडल में राज्य स्तर पे आते हैं, अब राज्य स्तर पर जो कि कैग रिपोर्ट जारी करता है राज्य सरकार को, राज्यपाल को देता है कैग अपना रिपोर्ट और राज्यपाल अपने विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से सभी प्रक्रिया, लगभग सभी प्रक्रिया जो कि केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर सेम है, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उसमें। तो दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में अभी हम समझते हैं कि इसमें हम समझे कि अनुच्छेद 151 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन माने वही हुआ कि कैग रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति संसद में पेश करेंगे, इसका मतलब हुआ। और अनुच्छेद 50 के बारे में समझिए आप, अनुच्छेद 149 के बारे में समझे और अनुच्छेद 148 के बारे में भी समझे हैं आप। तो दोस्तों आगे समझते हैं कुछ और जो कि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है और जानकारी के बेस पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीएजी को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में संबोधित किया, यानी यह देश का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी है। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं हम कैग के बारे में, जो कि मुख्य पॉइंट है जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है नियुक्ति के बारे में लिखा गया है कि कैग का नियुक्ति किस तरह से किया जाता है और कैग का नियुक्ति कौन करता है। तो कैग का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा कैग का नियुक्ति होता है, यानी कैग को नियुक्त किया जाता है। कैग का निर्वाचन नहीं किया जाता है, इसे सीधे नियुक्त कर लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर, संसद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा कैग को नियुक्त किया जाता है। अभी वर्तमान में जो हमारे देश के कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो कि उपराज्यपाल होते हैं, दो दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर, जिसमें दो मुख्यमंत्री होते हैं दिल्ली और पांडिचेरी में, और अदर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उपराज्यपाल होते हैं। तो जो बंटवारा हुआ जम्मू कश्मीर राज्य का, जो कि दो भागों में बटा, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम से आगे बढ़े, तो उसमें जो कि जम्मू कश्मीर के उस समय जो उपराज्यपाल बने थे पहले, वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे, और गिरीश चंद्र मुर्मू को ही आगे चल के भारत का जो कि कैग के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जो कि मंत्रिमंडल परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं जिसमें इसका शपथ किस तरह से
होता है। तो शपथ किसके समक्ष में होता है? कैग का, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो कैग का जो शपथ होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष होता है। तो राष्ट्रपति के समक्ष ये अपना शपथ लेता है कैग, अपना सेवा शर्त को निभाता है कि हम निष्पक्ष तरीके से किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हुए देश के लिए, जनता के हित के लिए, जो कि वित्त प्रणाली को और जनता के धन को संरक्षित करता है, कैग का सबसे बड़ा यह कार्य होता है, जो कि निष्पक्ष रूप से करता है अपना कार्य को। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और कब तक यह रह सकता है अपने पद पर। तो कैग जो कि 6 वर्ष का इसका कार्यकाल संविधान में दिया गया है। कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का निर्धारित किया गया है? तो 6 वर्षों का। और यह इसका अंतिम सीमा जो है 65 वर्ष का है, यानी कि जो पहले पूरा कर ले, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर ले या 65 वर्ष की अंतिम आयु को पूरा कर ले। इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए कि 50 वर्ष की अवस्था में अगर कैग अपने पद पर आया है तो 50 के बाद 6 साल कब पूरेगा उसका? तो 56 में पूर जाएगा। तो यानी 6 साल उसका कार्यकाल पूरा हो गया। 50 में वो कैग के पद पर नियुक्त हुआ और 6 साल में यानी 56 वर्ष की अवस्था में 6 साल बाद वो रिटायर हो गया अपने पद से। तो इस 6 साल उसका पूरा हो गया। अब मान लीजिए 65 वर्ष अंतिम आयु पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये 60 वर्ष की अवस्था में अगर कैग के पद पर नियुक्त हुआ है, 60 वर्ष की अवस्था में, और 60 वर्ष की अवस्था में अगर वो कैग के पद पर नियुक्त हुआ है तो उसको 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए उसको 66 वर्ष का होना पड़ेगा। लेकिन कैग का तो अंतिम आयु कितना है? 65 वर्ष का है। तो 60, 5, 65 यानी 5 साल में वो अपने पद से रिटायर हो जाएगा कैग, जो कि 5 साल में ही अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। यानी कि 60 साल में अगर बनेगा तो 6 साल 66 वर्ष में पूरेगा, लेकिन 65 वर्ष तक है इसका अंतिम आयु है। तो यह 5 साल में रिटायर हो जाएगा। यानी कि 6 वर्ष पूरा कर ले या तो 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले, जो पहले वो पूरा कर ले। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कैग के त्याग पत्र के बारे में जानते हैं। तो त्याग पत्र जो कि अगर स्वेच्छा अनुसार अगर कैग को लगेगा कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ है, चाहे वो अपना कार्य जिस मंशा से वो छोड़ना चाहे, इस पद को त्याग देना चाहे, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, जो कि कैग। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसकी हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। कैग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो कैग की हटाने की प्रक्रिया है, अगर कैग अपने कार्यों में असमर्थ है या ये कुछ गलत तरीका को अपनाता है, जो कि कार्य करने में असमर्थ है, साथ ही साथ कुछ जो कि संविधान के विरुद्ध कुछ काम को अंजाम देता है कैग, तो उसे मंत्री परिषद यानी संसद उसे हटा सकता है। तो उसको हटाने का क्या प्रावधान है उसके बारे में अब जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि इसका हटाने का जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एक प्रक्रिया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र किया गया है, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग। और महाभियोग के अंतर्गत हम कैग को यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसकी हटाने की प्रक्रिया है कैग का। तो कैग को भी जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया से, उसी महाभियोग की प्रक्रिया से हम कैग को भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप समझें यहाँ पे कैग के सभी जो कि नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्याग पत्र और हटाने की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों भारत में जो है वर्तमान में कैग का जो कि प्रावधान है वो ब्रिटिश से शासन व्यवस्था से, ब्रिटिश सरकार से लिया गया है, माने ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों ब्रिटेन की कैग और भारत की कैग में क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिटेन का कैग में यही अंतर है और भारत के कैग में यही अंतर है कि ब्रिटेन का जो कैग है, ब्रिटेन का कैग जो कि ब्रिटेन के कैग के बिना वहाँ का सरकार अपने जो कि संचित निधि से, ब्रिटेन के जो कि कैग होते हैं, कैग के अनुमति के बिना वहाँ का सरकार उस निधि से, उस संचित निधि से पैसा यानी वित्त को नहीं निकाल सकता है। जब तक कैग अनुमति नहीं देगा ब्रिटेन के जो कि कैग होते हैं, तब तक वहाँ के सरकार उससे संचित निधि जो कि जनता का जो सार्वजनिक धन होगा उससे वो नहीं निकाल पाएगा, संसद यानी सरकार, जो कि कैग के अनुमति के बिना। लेकिन भारत में जो कि कैग के बिना अनुमति के संसद जो कि वहाँ से जो कि संचित निधि से धन को निकाल सकता है और खर्च कर सकता है। और धन को निकालने के बाद, खर्च करने के बाद जो
किस तरह से उसका खर्च किया गया, सही तरीका से किया गया या गलत तरीका से किया गया, और देश के हित या जनता के हित में कार्य किया गया या नहीं, उसका जांच करता है। और किस तरह से संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा इस धन को, जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों जो कि सरकार है, किस तरह से अपने धन को जो कि खर्च किए हैं, जो कि देश के हित में किए हैं या जनता के हित में किए हैं, उसका जो कि रिपोर्ट तैयार करके वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। उसके बाद संसद में पेश करेंगे राष्ट्रपति। इस तरह से जो कि इसका प्रतिवेदन होता है, जो कि भारतीय कैग का, जो भारतीय कैग के बिना भी भारत सरकार या राज्य सरकार जो कि अपने संचित निधि से धन का इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद वो अपने क्षेत्र में खर्च कर सकता है, अपने राज्य क्षेत्र में खर्च कर सकता है, सभी क्षेत्रों में, जो कि जो है मानव के लिए उपयोगी क्षेत्र है, अपने देश के लिए उपयोगी क्षेत्र है। और उसके बाद जब रिपोर्ट जारी हो जाएगा तो कैग उस पर रिपोर्ट जारी करेगा। लेकिन ब्रिटेन के संसद में, ब्रिटेन के सरकार में ऐसा जो कि व्यवस्था नहीं है, जो कि बिना अनुमति के, कैग के बिना अनुमति के आप वहां से धन नहीं निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे कैग का अनुमति लेना जरूरी होता है ब्रिटेन सरकार में। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ होंगे कैग के बारे में कि कैग क्या है, और कैग जो कि एग्जामों के लिए, सभी एग्जामों के लिए, सिविल सर्विसेज और एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए जो कि महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप निकले हैं। और आप लोग ध्यानपूर्वक समझे होंगे। मुझे उम्मीद होगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आप इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से एवं जानकारी को प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस टॉपिक को और मेरी जो कि एक लेक्चर है जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, अच्छे तरह से आपको इसको पसंद किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जाते जाते कि आप लोगों को लाइन बोलना चाहते हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीच है। इस लाइन में कहा गया है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। क्या कहा गया है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उसी को मिलता है जो वक्त और हालात देखकर रोया नहीं करते। तो दोस्तों इस तरह से आप इस लाइन से प्रेरित हुए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा दोस्तों कैसा लगा आपको ये मोटिवेशनल स्पीच। दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।